गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। आपका पुनः स्किल हब में स्वागत है। चलिए आपको हम लिए चलते हैं बिहार के इतिहास में। जैसा कि आपको मालूम है कि होली के पहले हमने गुप्त साम्राज्य को देखा था, गुप्त साम्राज्य के प्रशासन को देखा था, गुप्त साम्राज्य के शासन को देखा था, गुप्त साम्राज्य के साम्राज्य को देखा था कि साम्राज्यों का क्या क्या कर्म रहा था। जैसा कि आपको मालूम है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त हुए थे, दूसरे शासक घटोत्कच हुए, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम हुए जिसको वास्तविक शासक माना जाता है। इसके बाद समुद्रगुप्त हुए जो साम्राज्य विस्तार के रूप से उनको बहुत ही प्रतापी शासक माना जाता है, जिसके बारे में विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त हुए जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुए। विष्णुगुप्त के पहले भानुगुप्त हुए जिन्होंने एरन अभिलेख लिखा था, जहां से आपको पता होगा कि एरन अभिलेख से ही किसी महिला का सती होने का प्रमाण मिलता है। विष्णुगुप्त 543 से 550 ईस्वी तक शासक रहे और विष्णुगुप्त के मृत्यु के उपरांत ही गुप्त वंश का पतन हो जाता है। इसके बाद हमने आपको कहा था कि होली के बाद हम पाल वंश को देखेंगे, तो होली के बाद ये आज पहला वीडियो है, पहला क्लास है जिसमें आपको पाल वंश के विषय में जानकारी मिलेगी। पाल वंश से पहले कुछ और भी बातें हैं जिनको मैं बताना चाहता हूँ। जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कई छोटे छोटे वंशों का उदय हुआ, कई छोटे छोटे वंशों का उदय हुआ, आगमन हुआ। इसमें एक वर्धन वंश भी है जिसको पुष्यभूति वंश कहते हैं। ये हमारे आधुनिक भारत में इसको हम देखेंगे, इसलिए हमने बिहार के इतिहास में इनको बताना जरूरी नहीं समझा। लेकिन जब हम आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे तो हम दक्षिण भारत के इतिहास को भी देखेंगे, जिसमें संगम वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, चालुक्य वंश है, कई तरह के वंश हैं जिनको हम देखेंगे। परंतु बिहार के इतिहास में आज पाल वंश बिहार के इतिहास का अंतिम वंश होगा। चलिए हम देखते हैं पाल वंश। तो बिहार के इतिहास में आज हम पाल वंश को देखने जा रहे हैं। बंगाल के राजवंश में पाल वंश को देखेंगे। जैसा कि मालूम है कि पाल वंश बंगाल संयुक्त बिहार हुआ करता था, जिसमें बंगाल में बिहार, बंगाल और उड़ीसा थे। इसीलिए बिहार के इतिहास में हम पाल वंश को देख रहे हैं। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हुए जो 750 ईस्वी में शासक बना था। अर्थात पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी और राजधानी मुंगेर को बनाया था, जो हमारे मुंगेर, भागलपुर और बांका से सटा हुआ क्षेत्र पड़ता है। पाल वंश के प्रमुख शासक गोपाल हुए, धर्मपाल हुए, देवपाल हुए, नारायण पाल हुए। पुनः हम देखते हैं पाल वंश के प्रमुख शासक कौन हुए। पाल वंश के प्रमुख शासक गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायण पाल। प्रतापी शासक धर्मपाल हुए। पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने ही ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के शासक या पाल वंश के जो प्रथम संस्थापक थे, प्रथम शासक थे जिसने पाल वंश की स्थापना की थी 750 ईस्वी में, उन्होंने ही ओदंतपुरी में विश्वविद्यालय की स्थापना की। ओदंतपुरी बिहार के नालंदा जिले में ही है। नालंदा, मुख्य नालंदा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका ज़्यादा इतिहास आपको देखने को नहीं मिलता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इसके खनन नहीं हुए, इनके खोज नहीं हुए, इसीलिए ये इतिहास, इनका लंबा इतिहास नहीं मिलता है और इनके जो आज भी भूगर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन परंतु जानना जरूरी है कि गोपाल ने ही ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।
प्रतापी शासक धर्मपाल हुए। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रतापी शासक धर्मपाल ने की थी। और दूसरा शासक हम कह सकते हैं धर्मपाल को, क्योंकि संस्थापक गोपाल हुए, अर्थात प्रथम शासक गोपाल हुए, दूसरा शासक धर्मपाल हुए। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान भागलपुर में है, जिसका अवशेष आज भी देखने को मिलता है। और बौद्ध विहार से ही, अर्थात जिस तरह नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, जो बौद्ध परंपरा से या बौद्ध प्रथा से प्रचलित था, या कह सकते हैं मान्यता थी कि वहाँ बौद्धों की बहुत संख्या में, अत्यधिक संख्या में लोग बौद्ध भिक्षुक आए थे, उसी तरह विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना धर्मपाल ने की थी, जो हमारे वर्तमान भागलपुर में है। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद सबसे चर्चित विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ था। जैसा कि साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 2000 शिक्षक और 10,000 छात्र अध्ययन करते थे। इसी तरह विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही काफी चर्चित रहा। धर्मपाल बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित थे। धर्मपाल जितने भी शासक हुए, जैसे आपने गुप्त काल में देखा, कुमार गुप्त हो, चंद्रगुप्त द्वितीय हो, बौद्ध धर्म के ही से जुड़े थे, अर्थात बौद्ध धर्म से ही जुड़े थे। उसी प्रकार उन्होंने भी धर्मपाल भी बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित थे। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि धर्मपाल बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित थे, तो महायान शाखा से संबंधित थे। जैसा कि आपको देखने को मिलता है कि देवपाल ने, जो अगले शासक हैं पाल वंश के देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए जावा के शैलेंद्र वंश शासक बालपुत्र देव को 5 गांव दान दिए थे। अर्थात आपको बताना यह जरूरी हो जाता है कि जो भी शासक हुए, पाल वंश हुए, गुप्त साम्राज्य के जो भी वंश हुए या पाल वंश के शासक हुए, तमाम बौद्ध धर्म से संबंधित थे। जैसा कि आपको मालूम है कि बौद्ध धर्म अर्थात धर्मपाल बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित थे। और जैसा कि आपको आगे के शासक के बारे में पढ़ने को भी मिलेगा, देखने को भी मिलेगा। इसके पहले एक बात और जरूरी है, त्रिपक्ष संघर्ष में पालों की ओर से धर्मपाल ने भाग लिया था। त्रिपक्ष संघर्ष जो हुआ था, प्रतिहार शासक राष्ट्रकूट और पाल के बीच में त्रिपक्ष संघर्ष हुआ था, जिसमें पालों की ओर से अर्थात पाल शासक की ओर से धर्मपाल ने भाग लिया था। त्रिपक्ष संघर्ष को हम दक्षिण भारत के इतिहास को जब हम पढ़ाएंगे या दक्षिण भारत के इतिहास को जब हम पढ़ेंगे तो त्रिपक्ष संघर्ष के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। परंतु यहाँ आपको पाल वंश से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिपक्ष संघर्ष में पालों की ओर से किसने भाग लिया था, तो त्रिपक्ष संघर्ष में पालों की ओर से धर्मपाल ने हिस्सा लिया था। और त्रिपक्ष संघर्ष में कौन कौन थे, तो प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे और पाल वंश थे। सोमपुर महाविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। जैसा कि आपको पता है, सोमपुर महाविद्यालय की स्थापना भी धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी धर्मपाल ने की थी। परंतु ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो नालंदा में है, गोपाल ने की थी। तो सोमपुर महाविद्यालय या महाविहार के नाम से भी जाना जाता है कि स्थापना धर्मपाल ने की थी। और ये सोमपुर महाविहार या महाविद्यालय हमारे कहाँ हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो सोमपुर महाविद्यालय हमारे बांग्लादेश के 9 गांव जगह है। बांग्लादेश में एक जगह है 9 गांव, वहाँ हमारे सोमपुर महाविद्यालय है, जिनकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। और 1985 ईस्वी में इनको विश्व विरासत की सूची में भी शामिल कर लिया गया है। सोमपुर महाविहार अर्थात महाविद्यालय को 1985 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा
विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है। तो हम धर्मपाल के बाद देखते हैं देवपाल। चलिए देवपाल के बारे में हम देखते हैं। देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए जावा के शैलेंद्र वंश शासक अर्थात शैलेंद्र वंश शासक बालपुत्र देव को 5 गांव दान में दिए थे। ऐसा प्रश्न में देखा जाता है कि बौद्ध विहार बनाने के लिए किस पाल शासकों ने शैलेंद्र वंश शासक को 5 गांव दान दिए थे? तो देवपाल ने दिया था। और कहां बनाया गया था? नालंदा में। ऐसा भी प्रश्न में देखा जाता है या प्रश्न पूछा जाता है कि देवपाल जो पाल वंश के शासक थे, बौद्ध विहार बनाने के लिए किनको 5 गांव दान दिए थे? तो शैलेंद्र वंश शासक को, जो बालपुत्र देव को। अंतिम शासक पाल वंश के अंतिम शासक मदन पाल हुए। पाल वंश के अंतिम शासक मदन पाल हुए। अंतिम पाल वंश के शासक मदन पाल हुए। इसके बाद पाल वंश का अंत हो जाता है और एक और वंश आता है जिसको सेन वंश कहते हैं। पाल वंश के अंतिम शासक मदन पाल हुए। जब मदन पाल वंश की समाप्ति हुई तो एक और वंश आया जिसको सेन वंश के नाम से जाना जाता है। तो सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन हुए। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन हुए। इन्होंने राजधानी नदिया को बनाया। नदिया लखनऊती। नदिया को लखनऊती के नाम से भी जाना जाता है। सेन वंश ने अपनी राजधानी नदिया को बनाया। सबसे प्रमुख शासक वल्लाल सेन हुए। सेन वंश के सबसे प्रमुख शासक वल्लाल सेन हुए। वल्लाल सेन ने दान सागर अद्भुत सागर की रचना की थी। वल्लाल सेन ने दान सागर अद्भुत सागर की रचना की थी। सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन हुए। सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन हुए। गीत गोविंद के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में ही रहते थे। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो जयदेव थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हुआ करता था। और ये किनके दरबार में रहते थे? तो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन, जो अंतिम शासक हुआ सेन वंश का, इनके दरबार में रहते थे। लक्ष्मण सेन ने बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। जैसा कि आपको पता है कि लक्ष्मण सेन बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे, क्योंकि जब सेन वंश की समाप्ति हो जाती है तो 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार को विजित कर लेता है, जीत जाता है। और बख्तियार खिलजी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बख्तियार खिलजी 1193 से 1206 ईस्वी तक बंगाल और बिहार पर उनका आधिपत्य रहा। और 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तब से आपका मुगल काल का आरंभ हो जाता है। और इसके पूर्व इसीलिए कहा जाता है कि लक्ष्मण सेन बंगाल अर्थात बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंतिम हिंदू शासक थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लक्ष्मण सेन बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। सेन वंश ने अपना अभिषेक हिंदी भाषा में उत्कीर्ण कराया। जैसा कि आपको पता है कि मौर्य काल से ही अभिलेख का प्रचलन था। गुप्त काल हो, मौर्य काल हो। मौर्य काल में जैसा आपको पता था कि अभिलेख से पता चलता था, सिक्कों से पता चलता था, मोहरों से पता चलता था। तो जिस तरह अशोक ने कई तरह के अभिलेख का अनावरण कराया था, वो प्राकृतिक भाषा में थे। और यहाँ आपको पहली बार देखने को मिलता है कि सेन वंश ने अपना अभिलेख हिंदी भाषा में उत्कीर्ण कराया। सेन वंश ने अपना अभिलेख हिंदी भाषा में उत्कीर्ण कराया।
सेन वंश के समाप्ति के उपरांत बख्तियार खिलजी ने मध्य बिहार व बंगाल पर आक्रमण कर विजित कर लिया था। जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि लक्ष्मण सेन बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। तो क्यों थे? इसीलिए कि सेन वंश का जब शासन समाप्त हो जाता है तो बख्तियार खिलजी ने मध्य बिहार व बंगाल पर, यानी जहां पाल वंश थे, जहां सेन वंश थे, जहां मौर्य वंश थे, गुप्त वंश थे और अंतिम सेन वंश हुआ पाल वंश के बाद, उनके समाप्ति के उपरांत बख्तियार खिलजी ने मध्य बिहार व बंगाल पर आक्रमण कर अपना शासन स्थापित कर लिया और वो रहा 1193 से 1206 ईसा पूर्व तक। 1193 से 6 ईसा पूर्व तक। तो बिहार के अंतिम राजवंश पाल वंश थे। पाल वंश से ही संबंधित है सेन वंश। तो बिहार के इतिहास में आज पाल वंश, सेन वंश के साथ बिहार के इतिहास को हम समाप्त करते हैं। इसमें कई और भी हैं, जैसे बुद्ध और बुद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में भी हमको देखना है, बिहार से ही संबंधित है। परंतु जब हम वैदिक साहित्य को देखेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे, तो उसमें भी हम बौद्ध और जैन को भी देखेंगे। इसलिए हमने बौद्ध और जैन को इसमें जगह नहीं दी है। इसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास को देखेंगे। तो इससे जुड़ा और एक है, थोड़ा सा जगह दिए हैं हमने दिया है कश्मीर के इतिहास को, कश्मीर के राजवंश को, जो बहुत ही चंद शब्दों में है, चंद लाइनों में है। इसको भी हम देख लेते हैं। कश्मीर का राजवंश। कश्मीर के राजवंश कारकोट, उत्पल और लोहार वंश हुए। कश्मीर पर कारकोट, उत्पल, लोहार वंश का शासक रहा और प्रमुख वंश लोहार वंश हुए। प्रमुख वंश अर्थात कश्मीर राजवंश के प्रमुख वंश लोहार वंश हुए। लोहार वंश के एक शासक थे हर्ष, के दरबार में ही कलहन रहते थे। आप लोग बार बार देखते होंगे, प्रत्येक प्रश्न में ऐसा सवाल है, सब प्रश्न रहता है प्रत्येक ही एग्जाम में कि कलहन, राजतरंगिणी की रचना किसने की है? तो कलहन ने की है। और कलहन किसके दरबार में रहते थे? तो लोहार वंश के शासक हर्ष के दरबार में कलहन रहते थे, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कश्मीर के इतिहास का वर्णन कहाँ मिलता है? तो कलहन के राजतरंगिणी में मिलता है, जो हर्ष के दरबार में रहते थे। और हर्ष कौन थे? तो कश्मीर राजवंश के सबसे प्रतापी शासक लोहार वंश थे और लोहार वंश के शासक हर्ष हुए और हर्ष के दरबार में ही कलहन रहते थे। तो साथियों, आज हमने बिहार के इतिहास में पाल वंश को देख लिया और सेन वंश को देख लिया और थोड़ी सी जगह हमने कश्मीर के राजवंश को भी दिया। तो अब हम इसके बाद इतिहास में हम एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे, पौराणिक हिस्ट्री को देखेंगे, अर्थात वैदिक साहित्य को देखेंगे, जो हमारा भारतीय इतिहास का होगा, इतिहास से संबंधित होगा। और पुनः इनको पूरा करने के बाद हम भूगोल, पॉलिटी की ओर बढ़ेंगे। तो आज के क्लास को यहीं हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।